अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 37, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, one of the newer subjects in the broader area of psychology, actually a subject matter that had its birth in the 20th century, middle of the 20th century. It has now become one of the very, very important fields within the broad area of psychology. हम इसमें देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस की डायनामिक्स क्या हैं, लोग उसमें कैसे बिहेव करते हैं, लोगों में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स का ऑर्गेनाइजेशंस पर क्या असर पड़ सकता है, ग्रुप्स क्या हैं, ग्रुप्स का ऑर्गेनाइजेशंस पर असर क्या पड़ सकता है, स्ट्रेस क्या है, कम्युनिकेशन के क्या तरीके हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस कैसे होते हैं, ये तमाम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का हिस्सा है जो कि आप पढ़ चुके हैं और अब तक आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी हो गया होगा। आज हम जिस टॉपिक को टच करने जा रहे हैं, इससे पहले लेक्चर में भी हमने वही जिक्र किया था और वो था ग्रुप्स। हम इससे आगे भी थोड़ा सा बढ़ेंगे और ग्रुप्स के अलावा टीम्स को भी स्टडी करेंगे। इससे पहले कि आज हम कुछ मज़ीद ग्रुप्स के बारे में आगाही हासिल करें और टीम्स के बारे में जानें कि ऑर्गेनाइजेशंस में टीम्स कैसे बनाई जाती हैं, क्या फंक्शन है, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, क्या फंक्शन है उसका, देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या मालूम किया था, किसके बारे में जांच हासिल की थी। लास्ट लेक्चर कंसर्न्ड अबाउट ग्रुप्स। लेट अस टेक ए क्विक review of what we did the last time. We talked about what are groups in organizational psychology, how do we distinguish between a group and a crowd. Then I just touched upon the history of group psychology. Then we talked about why groups form. हमने ये भी देखा था कि बैलेंस थियरी है ग्रुप्स की फॉर्मेशन के बारे में, एक्सचेंज थियरी है ग्रुप्स की फॉर्मेशन के बारे में, प्रॉक्सिमिटी की वजह से ग्रुप बन सकते हैं। ये चीज़ें हमने देखी थी पिछली दफे। फिर हमने देखा था कि ग्रुप्स की, ग्रोहों की ऑर्गेनाइजेशन में अकसाम क्या हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशंस, सो दैट वी कुड सी, फर्स्ट वी कुड डिफाइन दोज टाइप्स एंड देन वी कुड सी द इम्पैक्ट ऑफ दोज ग्रुप्स ऑन ऑर्गेनाइजेशंस एज ए होल। मैंने गुजारिश की थी पिछले दफे आपसे कि नेचर ऑफ ग्रुप जो है उसका ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे असर पड़ता है और इस ज़िम्न में हमने देखा था कि मुख्तलिफ अनवा अक़साम के जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं। प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, फिर हमने देखा था इन ग्रुप और आउट ग्रुप की डेफिनेशंस क्या हैं, फिर हमने देखा था रेफरेंस ग्रुप क्या होते हैं, फिर हमने देखा था फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि इन ग्रुप्स की जो डेफिनेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द काइंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन। और इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि प्राइमरी ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन पे और तरह का असर है क्योंकि वहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा इंटेंस है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। इन अदर वर्ड्स ग्रुप कोहीजन वहाँ ज़्यादा है, इसलिए उस ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा असर होगा। सेकेंडरी ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन पर असर निस्बतन कम होगा। इसीलिए हमने ग्रोह की अक़साम का भी एक तज्ज़िया किया था। सो दैट वाज द सेकंड थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट, दैट इज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। देन वी टॉक्ड अबाउट ग्रुप डायनामिक्स कि ग्रुप जो है वो कोई स्टैटिक चीज़ तो है नहीं, उसके अंदर अपनी पावर्स हैं, अपनी कुव्वतें हैं जो उसको एक तरफ खींच के ले जा रही हैं। और फिर हमने उसके आखिर में बात की थी इफेक्टिवनेस के ग्रुप्स जो हैं हम उनको कैसे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव बना सकते हैं। अभी तक हमने देखा था पिछले लेक्चर के दौरान कि ग्रुप्स क्या हैं और इनके खुशगवार असरात क्या होंगे। जब मैं आपसे ये गुजारिशात कर रहा था तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि कोई इदारा जब ग्रोहबंदी का शिकार हो, ग्रोहबंदी का शिकार, नोटिस कीजिएगा ये अल्फाज, तो फिर उस पर इस ग्रोहबंदी का इदारे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन हमने इस बात को पिछले लेक्चर में टच नहीं किया था और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इसको हम डिटेल से टच करेंगे और आज यहीं से शुरू करते हैं। रोजमर्रा की जुबान में जिसको हम ग्रोहबंदी कहते हैं, इन साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिकल लैंग्वेज वी कॉल इट डिसफंक्शंस ऑफ ग्रुप्स। वो कौन से मुहर्रिकात हैं, वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से अम्माल हैं जिनकी वजह से
एक ग्रोह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे बुरी तरीके से, मनफी अंदाज से असर करता है। आपका तजुर्बा तो यही होगा, और रोजमर्रा की जुबान में भी इसको ऐसे ही समझा जाता है कि ग्रोहबंदी जो है वो किसी इदारे के लिए नहायत मनफी अमल है। और साइकोलॉजी के माहिरीन ने भी यही बात देखी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में भी यही बात हमारे सामने आई है, दैट डिसफंक्शंस ऑफ ग्रुप प्ले ए वेरी नेगेटिव रोल on the functioning of the organization as a whole. So let us take a view of some of the dysfunctions of groups on organizational psychology. ये वो चीजें हैं जिनका ग्रोहबंदी की बिना पर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पर, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग पे मनफी बुरा असर पड़ता है। We will talk about 4 of these dysfunctions of groups. First one of these is what's called norm violation, जिसको हम रोजमर्रा की जुबान में ग्रोहबंदी कहते हैं, और जो रोजमर्रा की जुबान में एक बुरी चीज समझी जाती है इदारे के लिए, वो है नॉर्म वायलेशन, जिसको हम कहते हैं एंटी सोशल बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। इससे पहले कि इसका डिटेल से जिक्र करें, मैं आपको नॉर्म वायलेशन का एक और एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ ऐसी वैल्यू सिस्टम्स हैं, कुछ ऐसे बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग बिलोंग करते हैं उनसे ऑर्गेनाइजेशन की ये तवक्को है कि वो एक खास अंदाज में बिहेव करें। मिसाल के तौर पर वक्त पर आना, वक्त पर जाना, काम पूरी तनदही से करना, किसी किस्म की चोरी, चुगली या दूसरों के खिलाफ किसी किस्म की दगादही में इन्वॉल्व न होना, ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह से नुकसान, दानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करना, ये तमाम एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और यही नॉर्म्स हैं। इनके बेसिस पे बिहेवियरल नॉर्म्स बने हैं कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स हैं। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स ये हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में या इदारे में जहां पढ़ाया जाता है कि वहां पर नकल न की जाए, कि वहां पर असातिज़ा का एहतराम किया जाए, कि वहां पर वक्त की पाबंदी की जाए, कि वहां पर लेबोरेटरी की अशिया जो हैं, जो इक्विपमेंट हैं, उसको तोड़ा फोड़ा न जाए बेजा तौर पर, लाइब्रेरी की किताबों को चोरी न किया जाए, डैमेज न किया जाए, डिफेस न किया जाए। ये नॉर्म्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसे नॉर्म्स हैं। किसी जूते बनाने वाली कंपनी का नॉर्म है कि मटेरियल को जो इस्तेमाल हो रहा है उसको ज़ाया न किया जाए, वक्त पर आया जाए। जो काम एक शख्स को दिया गया है, एक टीम को, एक ग्रुप को दिया गया है, उस काम को पूरी तनदही से निभाया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स या ग्रोह ये नॉर्म्स को खातिर में नहीं लाता और इसकी खिलाफ वर्जी करता है, so that would be what is called norm violation. And this is one of the main dysfunctions of groups in organizations. One of the main problems of groups in organizations, that groups violate norms. How do they violate norms? By wasting material, by wasting time, by pseudo participation. Pseudo participation means कि आप दिखावे के तौर पर काम करें लेकिन काम को, उसकी रूह को पीछे छोड़ दें। दैट इज कॉल्ड सूडो पार्टिसिपेशन। इसी तरह नॉर्म वायलेशन का एक और है झूठ बोलना। एक और अंदाज है उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट। हमने इसके बारे में जिक्र किया था आपसे पहले भी, जब हम डाइवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स का जिक्र कर रहे थे, तो हमने आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में भी बताया था। Another one of norm violation is rumor mongering, अफवाहें फैलाना, ग्रुप से मुतल्लिक, इदारे से मुतल्लिक, अपने आप से मुतल्लिक, अपनी नौकरी से मुतल्लिक, मुल्की हालात से मुतल्लिक, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी हालात से मुतल्लिक। All of these are examples of norm violations. और ये एक ग्रुप डिसफंक्शन का बहुत बड़ा इजहार है। ये भी आपको बता दूं कि ग्रुप डिसफंक्शन इज ए रिएक्शन ऑफ
a dependent variable of bad management practices. आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने आपसे गुजारिश की थी कि शेक्टर स्टडी से मालूम हुआ हमें कि productivity is closely related to group cohesion and induction. Induction means the kind of supervision, the kind of guidance, the kind of influence that is exercised by superiors on people in organizations. और ये norm violation जो है, this is an expression of lack of proper guidance, supervision, induction और management. तो पहला dysfunction जो है, that is norm violation in organizations when groups form in organizations. तो जब आपसे कोई शख्स रोजमर्रा की जुबान में कहे कि ग्रोह में के किसी इदारे में ग्रोहबंदी हो गई है, तो उसकी मुराद नॉर्म वायलेशन से है. आम फहम जुबान में, रोजमर्रा की जुबान में नॉन साइंटिफिक तरीके से जो हम कहते हैं, नॉर्म वायलेशन को हम रोजमर्रा की जुबान में ग्रोहबंदी का नाम देते हैं. लेकिन आप क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से वाकिफ हो रहे हैं और आपका रवैया और आउटलुक जो है वो साइंटिफिक बन रही है, इसलिए आप ग्रोहबंदी को ग्रुप फॉर्मेशन कहिएगा, समझिएगा, और डिसफंक्शन को नॉर्म वायलेशन कहिएगा और समझिएगा. पहली बात, डिसफंक्शंस ऑफ ग्रुप. दूसरा डिसफंक्शन जो है, द प्रॉब्लम दैट अराइजेज इन ग्रुप्स व्हेन ग्रुप्स फॉर्म देमसेल्व्स इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रुप थिंक. आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे. ग्रुप थिंक इन्वॉल्व्स when a group begins to think that they are superior and others in the organization are inferior to them. Groupthink is a kind of deterioration of moral judgment of groups in organizations. अगर कोई ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वजह से तकब्बुर का शिकार है, तो हम उसको साइकोलॉजिकल साइंटिफिक नॉलेज में वी वुड कॉल इट ए डिसफंक्शन ऑफ ग्रुप एंड कॉल इट, ब्रिंग इट अंडर द मेन हेडिंग ऑफ ग्रुप थिंक. तकब्बुर का एक इजहार जो है, बेजा तकब्बुर ग्रुप का, दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप थिंक. ग्रुप थिंक इज ए डिटेरियोरेशन ऑफ मॉरल जजमेंट व्हेन पीपल कंसिडर themselves superior in a group and consider other groups and other people inferior to them. That is an example of groupthink. Obviously, in any given organization, the productivity and the total outcome of the organization is dependent upon interdepending roles that group play. कोई भी एक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे अकेला असरअंदाज नहीं हो सकता. इसलिए अगर वो ग्रुप ये समझे कि वो अकेला ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशनल लॉरल्स या ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट का जिम्मेदार है, तो ये एक ग्रुप के तकब्बुर की निशानी होगी. इसको उर्दू में रोजमर्रा की जुबान में हम तकब्बुर कहेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और साइंटिफिक जुबान में हम इसे ग्रुप थिंक कहते हैं. ग्रुप थिंक इज व्हेन एनी गिवन ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन फील्स दैट दे आर सुपीरियर and that other groups and other people are inferior. And as a result of this perception and as a result of this feeling, they impose their decisions, their judgments, their norms, their patterns of behavior, their attitudes upon others because they think they are superior and others are inferior. And that is what creates a problem in an organization. That is the second dysfunction of groups in organization. और तीसरी चीज जो इससे मुतल्लिक है ग्रुप डिसफंक्शन से, that is what's called risky shift. Risky shift is the third dysfunction or third symptom, pathology of group. ये भी, इस पे भी आपको मैं एक दो लाइनों में बताना चाहूंगा कि ग्रुप की भी अपनी पैथोलॉजी होती है. We'll just talk about that. First, let's talk about risky shift.
The third dysfunction in a group. Risky shift is that groups, when they are cohesive and then when they exist in organizations, when they are entrusted with making decisions for the organizations, groups make more risky decisions as compared to single individuals. इसलिए अगर किसी ग्रुप को ये डिसीजन दे दिया जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम बड़े बड़े फैसले करे, तो उसमें इस बात का एहतमाल बढ़ जाता है कि वो ग्रुप जो है वो रिस्की डिसीजंस ले. इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि मिसाल के तौर पर एक डिसीजन है जिसमें 25% रिस्क है फेलियर का, एक डिसीजन है जिसमें 50% रिस्क है फेलियर का, और एक डिसीजन है जिसमें 75% रिस्क है फेलियर का. अगर कोई ग्रुप डिसीजन लेगा तो इस बात का इम्कान ज्यादा है कि वो डिसीजन लेते हुए वो डिसीजन लेगा जिसमें 50% या 75% कामयाब ना होने का रिस्क है. जबकि अगर यही रिस्क, यही डिसीजन एक इंडिविजुअल ले तो फिर वो डिसीजन लेगा जिसमें इसके नाकामयाब होने का 25% इम्कान है. ये रिसर्च के जरिए जाहिर हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस व्हेन दे आर फ्रीक्वेंटली टेकन बाय ग्रुप्स, देन दोज डिसीजंस आर मोर रिस्की देन डिसीजंस टेकन by individuals. So that is the other dysfunction of groups in organizations, the dysfunction of risky shift. और चौथा dysfunction जो है इसमें, that is called social loafing. Social loafing is the fourth dysfunction where in groups individuals are involved in pseudo participation. They don't put in as much effort as they are capable of putting into the task, and thereby their contribution as a whole in the organizational effort is less. Social loafing is free riding. आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस के दौरान महसूस किया होगा कि अगर 2 या 3 या 4 तालिबात मिलके एक प्रोजेक्ट इकट्ठा कर रहे हैं तो 1-2 लोग वो हैं जो इनमें काम कम करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते, जिनकी एफर्ट कम है. दे आर कॉल्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल टर्मिनोलॉजी एज सोशल लोफर्स. नॉट लोफर्स इन दी एवरीडे यूजेज ऑफ द वर्ड, जो कि एक नेगेटिव इस्तेमाल है, जो कि एक नेगेटिव कॉनोटेशन है. But social loafer means somebody who is a freeloader, who is like riding a bus or a train, but without buying the ticket. Organizations में भी ऐसा ही है. When groups form, in those groups there may be individuals who put in least effort, who are less responsible for their work, but or who continue to take the advantage and the praise. So reduction in personal effort is an example of social loafing. Now these are the 4 factors that we talked about today, that I had pointed out in my last lecture, that groups not only influence the organization in a positive manner, they also influence the organization in a negative manner. And these are the 4 ways in which groups may influence the organization in a negative manner. इस बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँगा और आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा पैथोलॉजी की तरफ. अभी मैंने जब आपसे जिक्र किया रिस्की शिफ्ट का, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि ये भी एक किस्म की ग्रुप पैथोलॉजी है. पैथोलॉजी मीन्स सिकनेस. एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि एक शख्स जो है वो ज़हनी बीमारियों का मरीज हो सकता है. आपने गालिबन सोशल साइकोलॉजी में, मुझे यकीन तो नहीं, पर शायद क्योंकि अभी आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं
तो शायद आपने ये भी पढ़ा हो कि इन सोशल साइकोलॉजी ग्रुप्स ऑफ पीपल may suffer from pathological symptoms. At a larger extent, people in organizations may also be suffering from pathological symptoms. Pathological symptoms means that as people get individually, as they get sick, so can groups get sick, and so can social organizations get sick. When an individual is sick, we call him an abnormal person suffering from individual pathological symptoms. When a group becomes sick, they call it dysfunction of group. And when an organization as a whole becomes sick, we call it social pathology. This is another new field in psychology, social pathology. Group dysfunction is a part of pathological diseases of एक ग्रुप. ये ऐसे ही है जैसे एक फर्द को कोई बीमारी लाहक हो जाती है, इसी तरह एक ग्रोह को भी बीमारी लाहक हो जाती है, और उस बीमारी के ये 4 मुख्तलिफ सिम्टम सिंड्रोम्स हैं. कौन कौन से? सोशल लोफिंग, नॉर्म वायलेशन, तीसरा कौन सा बताया था मैंने आपको? रिस्की शिफ्ट, और आपको याद आया ग्रुप थिंक. ये चारों के चारों जो हैं, these are 4 different expressions of pathology of a group. ये ग्रोह की नफ्सियाती बीमारियों की अलामात हैं. इनकी कुछ रेमेडीज भी हैं. क्या सिर्फ ग्रुप्स बीमारियों का शिकार ही हो सकते हैं? जी नहीं, इनकी रेमेडीज भी हैं जिनका हम आगे जाके बहुत डिटेल में जिक्र करेंगे. हम काफी डिटेल में इन बीमारियों की रेमेडीज का जिक्र करेंगे. फिलहाल क्योंकि हम इन चीजों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ नाम और एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर दूं. बहुत सी रेमेडीज हैं. मसलन बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज वन रेमेडी. यू कैन ट्रीट पीपल इन ग्रुप हु शो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज रिस्की शिफ्ट और सच एज सोशल लोफिंग बाय controlling their behavior or what is called behavior modification. एक और रेमेडी है जिसको हम कहते हैं MBO, management by objectives. You fix objectives as an interventionist, as an expert in psychology, as somebody who is fixing pathological symptoms in groups. You set certain objectives for the group and then let the group fulfill those objectives. Provide them the training, provide them the necessary infrastructure, give them the feedback, evaluate whether they are fulfilling those objectives. These are the steps of MBO called management by objectives. ये भी ग्रुप पैथोलॉजी की, ग्रुप डिसफंक्शनिंग की एक रेमेडी है. इस पे भी हम बहुत डिटेल से बात करेंगे. तीसरा एक और जो रेमेडी है उसको हम कहते हैं OB मॉड, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन. The whole organization suffers from certain symptoms. I just explained to you that if the organization is showing certain symptoms, those could be called social pathological symptoms. जैसे एक इंडिविजुअल को बीमारी है, हो सकती है, जैसे एक ग्रुप को बीमारी हो सकती है, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बीमारी लाहक हो सकती है. और उस बीमारी का जो इलाज है उसको हम कहते हैं OB मॉड. ये बहुत से तरीका हाय इलाज में से एक इलाज है OB मॉड, जिसमें हम देखते हैं कि बीमारी की नेचर क्या है, बीमारी की फ्रीक्वेंसी क्या है, बीमारी को पॉसिबली कैसे ठीक किया जा सकता है, और फिर जैसे ठीक किया जा सकता है उन चीजों को ऑपरेशन में लाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इससे वो बीमारी जो ऑर्गेनाइजेशन को लाहक है वो ठीक हुई या नहीं. दिस इज इन समरी OB मॉड, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन. ये भी मैंने मुख्तसरन से आपको एक रेमेडी बताया है ऑर्गेनाइजेशनल पैथोलॉजी का.
इनका हम डिटेल से जिक्र पढ़ेंगे, यहां सिर्फ आप तारुफ हासिल कर लीजिए. नाउ दीज वर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अ ग्रुप डिसफंक्शंस. तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ग्रुप इफेक्टिवनेस होती है, ग्रुप का प्रोडक्टिविटी पे खुशगवार असर पड़ता है, राइवलरी का खुशगवार असर पड़ता है, लोगों में अट्रैक्शन महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ, और उस अट्रैक्शन की वजह से उनका दिल ज्यादा लगता है ग्रुप्स में, और दिल लगने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है. तो जहां ये सारी चीजें जो हैं ग्रुप्स की वजह से एक मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसी तरह से ग्रुप डिसफंक्शंस जो हैं जिनका आज हमने जिक्र किया, वो मनफी चीजें पैदा कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में. और ये वो मनफी चीजें हैं, और इनके ये मैंने इलाज आपको सजेस्ट किए. इन तरीका हाय इलाज का हम डिटेल से जिक्र आगे चल के करेंगे. दिस वॉज अबाउट ग्रुप्स. Let us go forward of this and let us take a look at another group phenomena that happens in organizations, and that's called teams. Creation, management and training of teams. देखिए, ग्रुप जो हैं उनकी हमने फॉर्मेशन की वजह आपको बताई थी. उनकी फॉर्मेशन की वजह आप जानते हैं, जिनमें चंद वजूहात में से ये भी है कि लोग एक्सचेंज की वजह से ग्रुप में आ जाते हैं, लोग अपनी सोशल नीड की सेटिस्फैक्शन की वजह से ग्रुप में आते हैं. ये चीजें आपने पढ़ ली, जांच ली. लेकिन ये टीम जो है ये ग्रुप से एक मुख्तलिफ चीज है. ऑर्गेनाइजेशन में टीम को बनाया जाता है. टीम्स आर क्रिएटेड वेयर ग्रुप्स टेक प्लेस. ग्रुप्स फॉर्म बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स दैट वी टॉक्ड अबाउट. Teams are specially created by the people in the organization to perform certain functions. Team members may not come from similar backgrounds, may not even be attracted or may not attracted to each other or may not like each other. That doesn't mean they dislike each other. They may not be very fond of each other, but they are in a team. Teams are created for specific purpose or specific purposes. मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आप जहन में लाइए, पाकिस्तान की हॉकी टीम का जहन में लाइए. क्या ये लोग टीम में इसलिए हैं कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं. ये इसलिए हैं कि दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड. और ऑर्गेनाइजेशंस में भी टीम जो है वो इसी बिना पे बनाई जाती हैं. नोटिस करें कि ग्रुप जो है वो खुद बना है, लेकिन क्रिकेट टीम जो है उसको बोर्ड ने बनाया है. ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है. टीम इज स्पेशली क्रिएटेड बाय पीपल हु आर द डिसीजन मेकर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, एंड टीम्स आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक स्पेशल पर्पसेस. सो डू नॉट कंफ्यूज ए टीम विद ए ग्रुप. वी नॉर्मली टॉक अबाउट different types of teams, and we will confine ourselves for the time being related to 3 types of team. ये भी मैं आपको बता दूं कि टीम बिल्डिंग, टीम ट्रेनिंग, टीम सिलेक्शन, all of these are special papers at the master's level in most of the North American, European and other advanced countries in the world. Team building that you are getting an introduction to today, or team training that you are getting an introduction to today, are highly specialized papers and highly specialized techniques in the modern world and the modern organizational psychology today. चलिए ये जानने के बाद आगे चलते हैं. और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में बेतहाशा करियर्स हैं. टीम क्रिएशन, टीम बिल्डिंग, टीम ट्रेनिंग, टीम इवैल्यूएशन आर आल्सो careers in organizational psychology. Somebody who is a person who can help to select team, somebody who can help to make teams effective, somebody who can train teams. They are very, very lucrative jobs in organizational psychology today.
So let us first see what are the teams that we are talking about. Do not confuse teams with groups. Teams are specially created, groups form themselves. We will talk about three types of teams. Number one, cross-functional teams. Cross-functional teams are those where the organization is faced with a particular kind of a situation, a particular kind of a problem, and that has to be resolved. And for that, different types of expertise is needed. For instance, the organization has to prepare an advertising campaign and has to put in a bid to win the advertising campaign in the next, let us say, 2 weeks. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएटिव डिपार्टमेंट की जरूरत है. लोग जो क्रिएटिविटी में बुलंद दर्जा रखते हों, उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जरूरत है, उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट की जरूरत है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जरूरत है, उनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट्स हों, जो कंप्यूटर डिजाइनिंग कर सकें. ऐसे लोगों की जरूरत है जो नए नए आइडियाज सोच सकें, जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट से मुतल्लिक है. ऐसे लोगों की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को जो मार्केटिंग की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज से, एडवर्टाइजिंग की मुख्तलिफ ढंग से, स्ट्रैटेजीज से वाकिफ हों. अब जब ऐसी जरूरत पड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन वुड क्रिएट ए क्रॉस फंक्शनल टीम. द रिस्पॉन्सिबल पीपल वुड पिक समबॉडी from the marketing department and put it in the team. They will pick somebody from the creative department and put it in the team. They will pick somebody from the finance department and put it in the team. And they will pick somebody from the administrative department so that the infrastructure is provided and put that person in the team. So the team will have various experts belonging to various fields. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक डैम बनाना है एक मुल्क में, तो उसको क्रॉस फंक्शनल टीम की जरूरत है. उसको वो लोग चाहिए जिनको सिविल वर्क आता है, उसको वो लोग चाहिए जो सिविल वर्क की डिजाइनिंग में अच्छे हैं. उस ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग चाहिए जो बिजली बनाने के एक्सपर्ट्स हैं. उस ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग चाहिए जो मेंटेनेंस के एक्सपर्ट्स हैं. देखिए, एक तरफ सिविल वर्क के एक्सपर्ट्स चाहिए आपको, एक तरफ आपको कारपेंट्री के एक्सपर्ट्स चाहिए, एक तरफ आपको प्रोक्योरमेंट के एक्सपर्ट्स चाहिए, एक तरफ आपको बिजली के एक्सपर्ट्स चाहिए, एक तरफ आपको मैकेनिकल एक्सपर्ट्स चाहिए. सो if you are faced with a task and if you belong to an organization which is building a dam, then you need people with various expertise. And then the organization will create what is called a cross-functional team. हमारे मुल्क में ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस फंक्शनल टीम बनती है. मैंने अभी आपको मिसाल दी एडवर्टाइजिंग कैंपेन से मुतल्लिक. दुनिया की और किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, मैंने आपको मिसाल दी. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट स्पेशलाइज इन मेकिंग डैम्स, सो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स इन देम. व्हेन people from different backgrounds and different expertise are collected into a team, and that team is assigned a particular task, that is called a cross-functional team. दूसरी टीम जो है उसको हम कहते हैं virtual team. The second type of team that we are talking about are the teams that are called virtual teams. Virtual teams may not exist physically at the same place. As this university does not exist in your city that you are watching this program on. This program is being watched, this lecture is being watched in a number of cities. But the university is not located in all of those cities. And that is why we call it a virtual university. इसी तरह से virtual teams भी हैं, जो कि एक जगह पे physically मौजूद होना जिनका ज़रूरी नहीं है, but who give their input about the organizational function, about a task related to organization through electronic means. Electronic means computers, telephones, emails, all of these are electronic means. और अब तो आप जानते हैं
कि कंप्यूटर्स की वजह से कम्युनिकेशन की वॉल्यूम और वेलोसिटी बहुत बढ़ गई है। इसलिए कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ए मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर इंस्टेंस कोई गाड़ियां बनाने की फैक्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन या फूड चेन जो है, दे रेज वर्चुअल टीम्स। सपोज दे वांट टू ओपन अप देयर operations in Africa. They are themselves located in Japan and Australia and Europe and America. So they get together through electronic means and raise a team of experts who have knowledge about managing affairs, who have knowledge where the organization is going to open its outlets, in this case in Africa. And then those team members converse with each other, communicate with each other, negotiate with each other. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए कम्युनिकेशन होती है और इन्हीं मीन्स के जरिए डिसीजन मेकिंग होती है। इसलिए वर्चुअल टीम्स में जो लोग शामिल हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो एक वक्त में एक ही जगह पे मौजूद हों। That is an example of a virtual team. And the third kind of team that we are going to talk about is what is called a self-managed team. A self-managed team is a team that raises itself, that consists normally of employees who are responsible for management of satisfaction of the internal and the external customers. ये इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स कौन से हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटपुट है वो एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंटरनल कस्टमर्स भी हैं। जो लोग वहां काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को उनको भी सेटिस्फाई करना है। न सिर्फ उन लोगों को सेटिस्फाई करना है ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट को इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जूता बना रही है या अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़े लिखे लोग बना के मार्केट में भेज रही है, तो जो जूता के खरीदार हैं, जो पढ़े लिखे लोगों के एम्प्लॉयर्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को उन लोगों को भी सेटिस्फाइड करना है, जूते के खरीदारों को और उन कंपनीज को और उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो पढ़े लिखे लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। ये तो हैं एक्सटर्नल कस्टमर्स, जूते के खरीदार और एम्प्लॉयर्स ऑफ scholars who pass out of universities. These are external customers of organizations. But all organizations have internal customers also. People who are working in the organizations. After all, shoe manufacturing company has people who work within the organization. After all, a university or a college has people who are working within the organization. The organization has to satisfy those people also. Self-managed teams are those teams that look after the interest and satisfaction of both the customers, the internal and the external. They may usually be voluntary teams. They may usually be managed on a voluntary basis, but that does not mean that their participation is pseudo-participation. It means that they manage the satisfaction of the internal customer, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करने वाले हैं उनकी भी, और जो ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी सेटिस्फैक्शन जो है वो सेल्फ मैनेज टीम के जरिए की जाती है। सेल्फ मैनेज टीम्स भी वही हैं जैसे क्रॉस फंक्शनल टीम है कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तय कुछ लोगों को इकट्ठा किया है जो ऑर्गेनाइजेशन के एक खास फंक्शन को परफॉर्म करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर रही हैं। सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ टीम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब इससे थोड़ा सा और आगे भी चलते हैं। लेट अस टेक ए लुक एट व्हाट आर द फैक्टर्स और व्हाट आर दोज वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीम्स। A team could be less effective or a team could be more effective. The effectiveness of a team depends upon a number of factors. Organizational psychologists have identified those factors. We will talk about
5 of them for the time being. What are those factors that make a team effective? Number 1, the size of the team. अगर टीम बहुत छोटी है और अगर टीम बहुत बड़ी है, उस टीम में जो अफराद शामिल हैं, अगर उनकी तादाद कम है या उनकी तादाद ज्यादा है, तो टीम इनइफेक्टिव हो जाएगी. वो कौन सा मैजिक फिगर है जो टीम को इफेक्टिव बनाता है? गेस कीजिए आप. Normally, the ideally effective team is a team which consists of 10 people. Normally, an ideally effective team must not be appreciably smaller than that. It must not consist of 3 to 5 people, and it must not be appreciably bigger than that. It must not consist of 20 to 25 people. It should be 10 or around 10. So if the team is around 10 persons, the team is an effective team. Number 2, जो दूसरी बात जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ने देखी है टीम की इफेक्टिवनेस से रिलेटेड, दैट इज प्रोवाइडिंग द राइट एनवायरनमेंट. अब ये राइट एनवायरनमेंट क्या है? विच इज द आइडियल एनवायरनमेंट फॉर ए टीम टू बिकम इफेक्टिव. साइकोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स. बहुत से वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन मैं आपको 2 का जिक्र करके बता देता हूं. Right environment consists of the right rewards and punishment systems and the right communication systems. If the contingencies of rewards and punishments are provided clearly, अगर टीम को पता हो कि क्या उनको इनामात मिलेंगे और क्या उनको सजा हो सकती है अगर वो ठीक तरह से परफॉर्म ना करें, और इस बात को, सजा को आप ये ना समझिए कि उनकी तनख्वाह काट ली जाएगी, उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बल्कि सजा की और बहुत सी किस्में हैं. इनामात को भी आप ये ना समझिएगा कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी या उनके ओहदे बढ़ा दिए जाएंगे. इनामात के भी बहुत से वेरिएबल्स हैं, वेरिएशंस हैं, जिनका हम बहुत डिटेल से जिक्र करेंगे आगे चलकर. बट फॉर द टाइम बीइंग अंडरस्टैंड that if the rewards and punishment systems are clearly provided, then teams would become effective. And if the communication system is clear, unambiguous, आप communication पढ़ के आए हैं, आपको याद होगा कि effective communication कैसे होती है. If the communication system is effective, then these 2 are the important variable which provide the right environment for teams to function in an effective manner. तीसरी चीज जो देखी गई है वो ये है कि if the team is provided external competition, the team becomes more effective. External competition means rivalry. External competition means external competition with another team in another organization. The team would become more effective if that kind of competition is provided. एक और चीज जो देखी गई है, that is if the team is given task interdependence, meaning that if the team members realize that they can function well only if they cooperate with each other, that their contribution would become meaningful only when the other person's contribution is also meaningful. If the task of people in the team is interdependent, interrelated, then the team would become more effective. And finally, if the teams are made exclusive means that they have to finish a certain task, they are not involved in other than those tasks, then the teams would become effective. हमने 5 चीजों का जिक्र किया इफेक्टिव टीम से मुतल्लिक. वो कौन कौन सी 5 चीजें हैं? Number 1, size of the team. And number 2, providing the right atmosphere. Size means 10 or around 10 people. Right environment means the right reward systems, punishment systems and communication systems. Number 3, हमने कहा कि उसको external competition होना चाहिए. Number 4, हमने कहा कि टीम में टास्क इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए. और नंबर 5, हमने ये देखा और कहा कि टीम को एक्सक्लूसिव होना चाहिए कि सिर्फ वही काम, ज्यादातर वही काम करें जो उनके जिम्मे दिया गया है टीम की हैसियत से, तो फिर टीम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं. माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो आजकल टीम्स बनाने में और टीम्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो
टीम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। टीम ट्रेनिंग क्या है? That teams are created in organizations, and in order for them to work more effectively, they are being supervised, and then after having been supervised and selected, they are also trained. इस ज़िम्मे में एक और भी आपसे गुजारिश करूंगा कि माहिरीन नफ्सियात ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ टीम ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे, बहुत तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें आपको शायद सुन के अचंभा भी होगा, जिसमें क्रिएटिविटी ट्रेनिंग भी शामिल है। वो लोगों को सिखा रहे हैं कि उनको क्रिएटिव कैसे होना है, जिसमें लीडरशिप ट्रेनिंग भी शामिल है। वो लोगों को सिखा रहे हैं कि लीडर कैसे बना जाता है। इसी तरह से माहिरीन नफ्सियात जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, वो टीम की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। चलिए उसका भी एक बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं कि टीम ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें शामिल हैं। नंबर 1, ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड। द टीम मेंबर्स मस्ट ट्रस्ट द ट्रेनर। नंबर 2, द टीम ट्रेनर मस्ट सेट द राइट गोल्स, वेयर द टीम इज गोइंग टू गो, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द टीम, व्हाट इज द गोल, and clear definition of that goal. Number 3, setting the procedures how that goal can be achieved. Number 4, providing the right orientation. Orientation means the right attitude, developing the attitude to achieve that goal. And then, after having set the goals and the procedures, overseeing whether the people are following that procedure or not. And finally, ending the involvement with the team training. These are the 6 steps that organizational psychologists are taking to train teams. What? Number 1, establishing trust and credibility. Number 2, setting goals. Number 3, setting procedures. Number 4, providing the orientation. Number 5, overseeing. And number 6, gradually withdrawing involvement from the team training. These are the 6 guidelines that organizational psychologists provide for team training. ये है टीम्स, ये है इनकी इफेक्टिवनेस और ये है इनके ट्रेनिंग के प्रोसीजर्स. Before we end today, let us recapture what we have talked about. We have talked about a number of things related to groups first. 2 अहम सब टॉपिक्स हमने ग्रुप से रिलेटेड किए हैं आज, और वो हैं नंबर 1, डिसफंक्शंस ऑफ ग्रुप, जिसको हमने रोजमर्रा की जुबान में हम कहते हैं इदारा ग्रोह बंदी का शिकार हो गया. इन साइकोलॉजिकल साइंटिफिक लैंग्वेज इज कॉल्ड डिसफंक्शंस ऑफ ग्रुप. आई टोल्ड यू दैट डिसफंक्शंस ऑफ ग्रुप आर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, बीमारी की अलामात हैं ग्रुप की, और उनका हमने जिक्र किया. रिस्की शिफ्ट का जिक्र किया, सोशल लोफिंग का जिक्र किया, और कुछ और डिसफंक्शन का जिक्र किया. फिर हमने उसमें उन रेमेडीज का जिक्र किया कि जब ग्रुप डिसफंक्शन दरपेश हों ग्रुप को तो क्या रेमेडीज हैं, और मैंने आपसे 3 रेमेडीज का फिलहाल जिक्र किया. बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, और OB-MOD, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन. मैंने आपसे ये भी गुजारिश की थी कि हम ये तीनों का निहायत डिटेल से मुताला करेंगे, इसलिए आप फिलहाल इससे ये तारुफ हासिल कीजिए कि ये कुछ रेमेडीज में से, ग्रुप फंक्शन की रेमेडीज में से 3 रेमेडीज ये भी हैं. इसके बाद हमने जिक्र किया कि ऑर्गेनाइजेशन में टीम और ग्रुप में क्या फ़र्क है, और हमने बताया कि टीम सिलेक्ट की जाती है और ये इस तरह से ग्रुप से मुख्तलिफ है. उसके बाद हमने आपको टीम्स की मुख्तलिफ किस्में, अक़साम बताएं, जिसमें हमने आपको वर्चुअल टीम का जिक्र किया, क्रॉस फंक्शनल टीम का जिक्र किया, और सेल्फ मैनेज्ड टीम का जिक्र किया. ये 3 किस्म की टीमें हमने देखी. फिर हमने आपको बताया कि टीम्स जो हैं उनकी इफेक्टिवनेस कैसे होती है, वो कौन से अवामिल हैं, द फैक्टर्स, द इंडिपेंडेंट variables that increase the effectiveness of teams. We talked about a number of variables in that context. Exclusiveness of the team, for instance, was one variable that we talked about. Then we talked about how organizational psychologists are training teams
We talked about various steps, various inputs that organizational psychologists can relate to so far as team training is concerned. This was about dysfunctions of groups and teams. Next time we will touch upon a new topic. Do look this up. Until then, Khuda Hafiz, God be with you.